क्या आपको पता है दुनिया का सबसे खतरनाक बी टू बॉम्बर एक शर्मनाक हार से पैदा हुआ था? कैसे अमेरिका की एक ऐतिहासिक हार ने जन्म दिया उस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को जो अब दुनिया के रेडार्स को नजर नहीं आती। ये सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, एक जवाब है उस अपमान का जो अमेरिका ने सोवियत संघ से खाया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अमेरिका की हिस्टोरिकल हार से जन्म हुआ बी टू बॉम्बर का, कैसे एक घटना से अमेरिका की इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बदनामी हुई कि तब अमेरिका को समझ आया कि उसे अब रेडार से बचने की टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे बी टू बॉम्बर के पीछे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और बात करेंगे ईरान में रिसेंटली हुए न्यूक्लियर प्लांट अटैक के बारे में जिसने इस फाइटर जेट को और घातक बना दिया। कहानी शुरू होती है 1 मई 1960 को, जब पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से अमेरिका का लोकहीड U-2 विमान उड़ान भरता है। यह एक गुप्त मिशन पर सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए निकला था। यह कोल्ड वॉर का दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अपनी अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को घमंड था कि उसका लोकहिट स्पाई प्लेन 80,000 फीट हाइट तक उड़ सकता है और इतने हाई एल्टीट्यूड पर सोवियत संघ का कोई भी विमान या कोई मिसाइल उसको अटैक नहीं कर सकते। पर जैसे ही यह विमान सोवियत संघ की सीमा में प्रवेश करता है, रेडार उसे पकड़ लेता है। कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें दागी गई, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा थी तो इंटरसेक्शन नहीं हो पाया। सोवियत संघ की सेना ने अपने S-75 डिवीना मिसाइल सिस्टम से उस अमेरिकी जासूसी विमान को निशाना बनाया। अमेरिका को इस मिसाइल की जानकारी तो थी, पर उन्हें यह गलतफहमी थी कि ये मिसाइल इतनी हाइट तक पहुंच नहीं सकती। लेकिन इस वहम का जवाब सोवियत मिसाइल ने 80,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे U-2 लोकहीड विमान को बिल्कुल सटीकता के साथ गिरा कर दिया। वो विमान टूटकर येकातेरिनबर्ग नामक शहर के ऊपर गिरा और पायलट ने पैराशूट की सहायता से खुद को बाहर निकाला। शुरुआत में अमेरिका ने दावा किया कि ये नासा का मौसम परीक्षण विमान था, लेकिन जब सोवियत संघ ने जिंदा पायलट और जासूसी उपकरणों के साथ उस विमान का मलबा पूरी दुनिया को दिखाया तो अमेरिका की इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बेइज्जती हुई। इस घटना ने दोनों महाशक्तियों को एक गहरा सबक सिखाया। सोवियत संघ ने अपने हवाई रक्षा तंत्र को और मजबूत करना शुरू किया और अमेरिका ने सोचा कि अब उसे ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है जिसे रेडार द्वारा ना पकड़ा जा सके। उस समय अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर्स थे। ये बॉम्बर्स भारी भरकम थे, बट ये रेडार द्वारा आसानी से पकड़े जाते थे। अब ये स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका को ऐसे विमान अगर सोवियत संघ की सीमा में दाखिल करने हैं तो वो विमान वापस लौटकर नहीं आएंगे। मतलब अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी रशिया के खिलाफ यूज नहीं कर सकता था। उधर सोवियत संघ ने 1976 तक ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बना लिए थे जो 100 किलोमीटर दूर तक भी विमानों को मार सकते थे, जिनमें S-300 सिस्टम भी शामिल था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि अमेरिकी वायुसेना के एक जनरल ने कहा था, सोवियत सीमा में B-52 भेजना ऐसा है जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में पत्थर मारना। यही वह मोड़ था जब अमेरिका ने 1978 में एक ऐसी गुप्त परियोजना स्टार्ट की जिसका नाम था एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर ATB प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य था एक ऐसा बॉम्बर बनाना जो दुश्मन की सीमा में घुसे, बम गिराए और बिना किसी को भनक लगे वहां से निकल भी आए। और इसी जरूरत से जन्म हुआ B-2 स्पिरिट बॉम्बर का। इसकी पहली उड़ान 1989 में भरी गई, लेकिन दुनिया के सामने इसे 1997 में लाया गया और तब से यह विमान बना हुआ है अमेरिका की युद्ध नीति का सबसे खुफिया और सबसे घातक शस्त्र। इसके अलावा इसका रेडार क्रॉस सेक्शन केवल 0.0001 वर्ग मीटर है, यानी यह आकाश में एक उड़ती हुई मक्खी जितना ही दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे ऐसा कैसे डिजाइन किया गया है कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है। ये वही विमान है जो 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर इस्तेमाल किया था। तब इसने एक रिकॉर्ड बनाया था, लगातार 44 घंटे बिना रुके उड़ान भरने का। अमेरिका से अफगानिस्तान गया, बम गिराए और वापस भी आया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या है इस विमान में जो इसे रेडार पकड़ ही नहीं पाता। रेडार बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के और देन फाइनली वो रिसीवर एंड पे रिसीव होती है। B-2 का फ्लाइंग विंग डिजाइन और एंगल सर्फेसिस रेडार वेव्स को अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर कर देती हैं, जिससे रेडार को रिफ्लेक्टेड सिग्नल नहीं मिलता। इसे कहते हैं रेडार क्रॉस सेक्शन मिनिमाइजेशन। इसके अलावा B-2 की जो बाहरी सतह है उसके ऊपर एक स्पेशल तरह की रेडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग लगाई जाती है जो कि रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये स्पेशली कंपोजिट मटेरियल्स की बनी हुई होती है। इसका स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल मेटल से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक कंपोजिट और रेडार ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है।
इससे इसका वेट भी कम हो जाता है और स्टेल्थ भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका इंजन से जो हीट निकलती है वो बेसिकली आईआर सेंसर से प्रोब की जा सकती है। तो उसके लिए B2 के इंजन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एग्जॉस्ट गैसेस को मिक्स करके ठंडा किया जाता है, जिससे वो आईआर सेंसर नहीं पकड़ पाते हैं। मतलब ये ना तो रेडार की पकड़ में आता है, ना आईआर सेंसर्स और ना ही साउंड वेव्स, किसी भी रूप से पकड़ा नहीं जा सकता। इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं LO टेक्नोलॉजी या लो ऑब्जर्वेबिलिटी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इस विमान की बॉडी के अंदर इसका इंजन छिपा होता है और उसकी गर्म हवा पहले ठंडी हवा में मिलाई जाती है, जिससे कोई हीट सिग्नेचर उत्पन्न नहीं होता है, जिससे आईआर रेडार भी इसे पकड़ नहीं पाता है। इस टेक्निक के अलावा B2 उस रेडार को भी धोखा देता है जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। वह रेडार की फ्रीक्वेंसी पहचान कर उसे झूठे सिग्नल वापस भेजता है, जिससे रेडार को लगता है कि B2 किसी और स्थान पर है। अब आते हैं इसके आंकड़ों पर। ये वो स्पेक्स हैं जो आपको चौंका देंगे। इसकी लंबाई है 69 फीट, चौड़ाई इसकी है 172 फीट और ऊंचाई मात्र 17 फीट। पेलोड कैपेसिटी है इसकी 20 टन, यानी ये करीब 18,000 किलो तक बम ले जाने की ताकत रखता है। सीलिंग यानी अधिकतम ऊंचाई 50,000 फीट तक ये उड़ सकता है और अगर इसे हवा में रिफ्यूल कर दिया जाए तो ये एक बार में 18,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, यानी अमेरिका से उड़कर अफगानिस्तान या ईरान आना और फिर वापसी बिना जमीन पर उतरे। इसे उड़ाते हैं 2 पायलट और इसमें न्यूक्लियर से लेकर कन्वेंशनल सभी तरह के हथियार ले जाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, B2 अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो GBU-57 जैसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर को ले जा सकता है। ये बम 13,000 किलो का होता है और जमीन के 60 मीटर नीचे तक ब्लास्ट करता है। ईरान के फोर्डो जैसे न्यूक्लियर ठिकानों पर जमीन से 300 फीट नीचे बन रहे थे और B2 ही एकमात्र ऐसा विमान है जो इतने गहरे लक्ष्य को भी हिट कर सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो से देख सकते हैं कि B2 स्टेल्थ बॉम्बर के फ्लाइंग विंग डिजाइन में कोई अलग से टेल पार्ट नहीं होता है। पूरा प्लेन एक पंख की तरह ही दिखाई देता है, यानी सिर्फ विंग ही है, बाकी कुछ नहीं। नॉर्मल प्लेन्स को अगर आप देखोगे तो उसमें एक टेल पार्ट होता है जो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का काम करता है, जो फ्लाइट को संतुलन देता है। जब प्लेन ऊपर या नीचे होता है तो टेल उसे वापस बैलेंस में लाता है, लेकिन फ्लाइंग विंग में टेल नहीं होता है, इसलिए अगर प्लेन थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे झुके तो उसे वापस लाने के लिए कोई नेचुरल रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता है। यही इस प्लेन को अनस्टेबल बनाता है। तो छोटा सा डिस्टर्बेंस भी बड़ा हो सकता है ऐसे प्लेन्स में, अनलेस कोई तेज करेक्टिव एक्शन ना लिया जाए। B2 जैसे फ्लाइंग विंग प्लेन में कंप्यूटर हर सेकंड हजारों कैलकुलेशन करता है और कंट्रोल सरफेसेस को ऑटो एडजस्ट करता रहता है ताकि प्लेन स्थिर बना रहे। बिना कंप्यूटर के इंसान इसे मैनुअल मोड में नहीं उड़ा सकता है। फ्लाइंग विंग डिजाइन ज़्यादा स्टेल्थी, फ्यूल एफिशिएंट और कम ड्रैग वाला होता है, जिससे ये दुश्मन की पकड़ से बच जाता है। हालांकि ये प्रॉपर्टी इसे इनहेरेंटली अनस्टेबल जरूर बनाती है, लेकिन आधुनिक फ्लाई बाय वायर कंप्यूटर सिस्टम इसे संतुलन प्रोवाइड करता है। इसकी स्पीड हाई सबसोनिक है, यानी ये आवाज़ की गति से थोड़ा धीमा चलता है और यही इसे रेडार से बचाता भी है। 2003 के ऑपरेशन इराक फ्रीडम और 2011 के ऑपरेशन ओडिसी डॉन में जब अमेरिका को दुश्मन के ऊपर सटीक और चुपचाप हमला करना था, तब उसने फिर से भरोसा किया B2 स्प्रिट बॉम्बर पर। यह विमान एक ऐसा योद्धा है जो मौसम नहीं देखता, बाधाएं नहीं मानता और रुकता नहीं। बर्फबारी हो, चाहे तूफान हो या अंधकार, B2 हर हाल में उड़ान भर सकता है और यदि दुश्मन GPS सैटेलाइट को भी नष्ट कर दे तब भी यह विमान नहीं भटकेगा, क्योंकि इसके पास है एक ओल्ड बट अचूक साइंस, तारों को देखकर दिशा पहचानने की पावर। इसके अंदर लगे हैं बैकअप नेविगेशन सिस्टम। इसे अगर GPS काम ना भी करे तो ये तारों को देखकर अपना रास्ता खोज सकता है। अब बात करते हैं B2 स्टेल्थ प्लेन बनाने वाली कंपनियों की। इसका सिस्टम डिजाइन और ओवरऑल इंटीग्रेशन किया गया है अमेरिका की प्रमुख डिफेंस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन द्वारा। लेकिन सिर्फ यही कंपनी ही नहीं है, इसमें बोइंग मिलिट्री एयरप्लेन्स कॉर्पोरेशन, ह्यूजिस रेडार सिस्टम ग्रुप और जनरल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट इंजन ग्रुप भी शामिल है। बोइंग ने बेसिकली एयरफ्रेम डायनेमिक्स और स्ट्रक्चर में योगदान दिया, ह्यूजिस ने रेडार एब्जॉर्प्शन और सेंसर्स की जिम्मेदारी संभाली और जनरल इलेक्ट्रिक ने इसके अत्याधुनिक जेट इंजन तैयार किए। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई एक कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका की डिफेंस इकोसिस्टम की एक बहुत बड़ी कोलैबोरेटिव इंजीनियरिंग है। अब सवाल उठता है, भारत के पास ऐसा विमान क्यों नहीं है? तो जवाब ये है कि स्टेल्थ बॉम्बर बनाना सिर्फ एक एयरफ्रेम का काम नहीं है। इसके लिए जरूरी है एडवांस मटेरियल साइंस, रेडार फिजिक्स की मास्टरी एंड हाई टेम्परेचर कंपोजिट मटेरियल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग और डिकेड्स का शोध और निवेश।
भारत ने तेजस और अब AMC जैसे जेट फाइटर तो बना लिए हैं, लेकिन B2 जैसी कैपेबिलिटी तक पहुंचने के लिए हमें अभी भी कई सालों की रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र और निवेश करने की ज़रूरत है। ये था IITN ज्ञान 2.0 का आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।